अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस करना है एएसएफ एक्ट के बारे में। ठीक है, इसके जितने भी सेक्शन हैं उनको हम देखेंगे। ये जो सेक्शन है एक्ट है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी बातें हैं, जिस तरह से हमने टेनेंसी एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर सेक्शन के नीचे उसने जो डिफाइन लिखी थी उसके अंदर ही आपको सारा समझ आ रहा था कि ये क्या बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, मोस्टली चीजें इस तरह की है जिनका आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कितने चैप्टर हैं टोटल और इसके कितने सेक्शन हैं। ठीक है, चैप्टर इसके टोटल 5 हैं, सेक्शन 13 है, ये वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ भी सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। आपने याद रखना है कि जब भी कोई भी एक्ट आप पढ़ेंगे, जब आप उसके सेक्शन 1 की बात करेंगे तो सेक्शन 1 के अंदर हमेशा बात की जाती है उसके टाइटल के बारे में और उसके एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, कोई भी सेक्शन आप पढ़ेंगे, उस सेक्शन चाहे वो कोई भी सेक्शन है। ठीक है, अभी हम एएसएफ का पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 3 पढ़े हैं। उसमें भी आपने देखा कि जो सेक्शन 1 था उसके अंदर बात की गई थी उसके शॉर्ट टाइटल के बारे में और उसके एक्सटेंशन के बारे में। अब यहाँ पर जो इसका एएसएफ का सेक्शन 1 है, ठीक है, इसके अंदर भी वो बात कर रहा है शार्ट टाइटल की, एक्सटेंशन की और एप्लीकेशन की। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि इसका जो टाइटल है वो क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है कि इसका टाइटल क्या है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो कहाँ पर है, तो इसकी एक्सटेंशन होती है सिविल एविएशन, मतलब कि जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी एरोड्रोम्स हैं, उन सब के ऊपर इसकी एक्सटेंशन है वहां तक। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, तो अप्लाई जितने भी ऑफिसर और मेंबर्स जो एएसएफ के हैं होंगे। ठीक है, एएसएफ जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स होंगे, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, सबके ऊपर ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। फिर यहाँ पर वो एक और बात भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, आप ये जॉब कर रहे हैं एएसएफ डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एएसएफ यानी कि किसी एयरपोर्ट के ऊपर इसकी जॉब है। उसी जॉब के सिलसिले में ये आउट ऑफ कंट्री चला गया, तो बेशक ये आउट ऑफ कंट्री है इस वक्त, लेकिन ये जो एक्ट है वहां पर भी इसके ऊपर लागू हो रहा है। ठीक है, कोई भी बंदा जो एयरपोर्ट पर जॉब कर रहा है, एएसएफ के अंदर जॉब कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई ऑफिसर है चाहे वो कोई मेंबर है। ठीक है, अब ऑफिसर और मेंबर को क्यों अलग अलग बता रही हूँ, इसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो वो बंदा चाहे अपने कंट्री की किसी भी सिटी में है या आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। क्यों? क्योंकि वो है तो उसी फील्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 के अंदर बात की गई है डेफिनेशंस की। ठीक है, डेफिनेशन मोस्टली वही है जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसके बारे में जिनका नहीं पता उसको आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब जो नंबर 1 पे डेफिनेशन आती है वो है एरोड्रोम्स की। ठीक है, कि एरोड्रोम्स किसको कहते हैं, तो आपने अपनी लैंग्वेज में और मेरी लिहाज से आपने जो सिंपल वर्डिंग में याद रखना है वो आपने याद रखना है कि वो वाली लैंड जहां से कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो परवाज स्टार्ट करता है और फिर जहां पर जाके वो एंड करता है उसको हम एरोड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे उर्दू मैंने साथ मेंशन कर दिया ताकि आपको याद रहे। वो जगह जहां से हवाई जहाज जो होता है या जो एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, वो अपने ऑपरेशन की जो उसकी फ्लाइट होती है उसको जो स्टार्ट करता है। ठीक है, उसकी जो फ्लाइट ऑपरेशन होती है जहां से वो उसको स्टार्ट कर रहा है और जहां से उसको जहां पर जाके वो लैंड करेगा, उतरेगा, एंड करेगा अपनी फ्लाइट का, उस जगह को हम क्या कहते हैं, एरोड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी बिल्डिंग आ सकती है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसको एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जा रहा है उसको भी हम क्या कहेंगे, एरोड्रोम। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 में उसने बात की है एयरक्राफ्ट की। अब एयरक्राफ्ट का तो आपको ऑलरेडी पता है, आप जहाज को ही कहेंगे, जाहिर सी बात है, वो चीज जो हवा के मुखालिफ जा रही है, हवा के रद्द अमल से वो फिजा के अंदर उड़ रही है। ठीक है, वो मशीन, उसको आपने क्या कहना है, एयरक्राफ्ट कहना है। फिर एयरपोर्ट, इसका भी आपको ऑलरेडी पता है। एयर सर्विस का भी आपको पता है कि जितनी भी सर्विस आप वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एरियल वर्क है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस सबको आपने क्या कहना है, एयर सर्विस कहना है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है एयर साइड। ठीक है, एयर साइड वो होता है कि आपकी जितनी भी एएसएफ का जो आपका डिपार्टमेंट है, आपके जो उसका एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, वहां पर जितनी भी बिल्डिंग साइड पर बनाई गई हैं उन सबको आपने कहना है एयर साइड। लेकिन वो बिल्डिंग यूज किसके लिए हो रही है, एएसएफ उसको अपने पर्पस के लिए ही यूज कर रहा है। कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो एयरपोर्ट के साइड में बनाई गई है और वो एएसएफ के पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, उसको आप कहते हैं एयर साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में वो बात करते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं आपके ऑफिसर्स। ठीक है, ऑफिसर्स कौन से, जो अभी आप लोगों ने अप्लाई किया, जो आप सब लोग लगने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है उसको कौन जो है वो रखता है, इसके अंदर कौन उसकी वैकेंसी शो करता है, वो सारा काम कौन करती है, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है ऑफिसर्स को, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये सिंपल सी डिफाइन है, इससे ज्यादा इसके अंदर और कोई बात नहीं है।
ठीक है। फिर उसके बाद फोर्स आ जाती है। फोर्स को हम सेक्शन 3 में दोबारा डिटेल में भी पढ़ लेंगे। बाकी एएसएफ के अंदर जितने भी लोग काम करें, एएसएफ का पूरा जो डिपार्टमेंट, उस सबको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फिर आपका आ जाता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल डीजी, जिसके लिए जो आपका कमांडर होता है। डीजी कौन होता है? कमांडर। ठीक है। आपकी जो ये हमने ऊपर फोर्स पढ़ा है, इस फोर्स का जो कमांडर होता है, जिसके पास सारे इख्तियारात होते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं मेंबर। अब मैंने ऊपर जब पढ़ा रही थी फर्स्ट सेक्शन, तो उसके अंदर मैंने आपको बात की थी कि मैं मेंबर्स और ऑफिसर दोनों की अलग अलग बात क्यों कर रही हूँ, तो उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। जब मेंबर की बात आएगी, तो मेंबर वो वाले जो ऑफिसर से अलावा होते हैं। ठीक है। ऑफिसर्स वो होते हैं जो इंस्पेक्टर और उससे ऊपर जिनका रैंक होता है, उसको हम ऑफिसर्स कहते हैं। इसके नीचे जिनके भी स्केल हैं, उनको हम ऑफिसर नहीं कहेंगे, उनको हम मेंबर्स कहेंगे, कि वो एएसएफ के क्या है, मेंबर्स हैं। ठीक है। तो इन दोनों के डिफाइन में आपने याद रखना है कि इंस्पेक्टर जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, और जो एडी के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है। इन दोनों, ये दोनों रैंक और इससे ऊपर जितने भी रैंक हैं, वो सारे ऑफिसर्स हैं। और इंस्पेक्टर से नीचे जितने भी रैंक हैं, जितने भी लोग इंस्पेक्टर से नीचे काम कर रहे हैं, उन सबको हमने कहना है कि ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि एएसएफ में एक तो खुद से लोग रखे जाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल कर लें कि मैं एएसएफ में जॉब कर रही हूँ किसी एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है। फिर वहां पर मेरे अलावा कुछ और डिपार्टमेंट के लोग भी काम कर रहे हैं, जैसे एफआईए के हो गए। ठीक है। तो उनको हम कहेंगे ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे साथ मेंशन भी कर दिए कि ड्यूटी ऑन एयरपोर्ट्स एक्सेप्ट एएसएफ वर्कर। एएसएफ वर्कर्स के अलावा जो लोग वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मतलब किसी और इदारे के लोग, जैसे एफआईए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में बात की गई है पर्पसेज ऑफ सिविल एविएशन। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो सिविल एविएशन है उसका काम क्या है। ठीक है। वहां यहाँ पर आपने उसका पर्पस बताना है कि उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं इंक्लूड ऑल पर्पसेस कनेक्टेड विद सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन एक्सेप्ट पर्पस ऑफ डिफेंस बाय एयर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एयर फोर्स है, ठीक है, उसके डिफेंस के अलावा बाकी जितने भी एयर के काम है, वो सारे किसके हैं, सिविल एविएशन के हैं। ठीक है। डिफेंस बाय एयर वाला जो काम है, वो सारा किसका है, वो एयर फोर्स का है, या नेवी जो है उनका अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन है, कोई काम है, तो वो उन्होंने खुद संभालना है। बाकी के जितने भी काम होंगे, वो सारे के सारे सिविल एविएशन के होंगे। आपसे एमसीक्यूज में वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको वो एएसएफ का देगा और कहेगा कि इसमें किस तरह का काम किया जाता है, या ये कौन सा इदारा है। तो नीचे आपको वो ऑप्शन के अंदर सिविल एविएशन का नाम देगा, तो आपने वहां पर सिविल एविएशन पर टिक करके आनी है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशंस। रेगुलेशन का मतलब होता है कि मेड रूल अंडर के जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जो भी बनाया जाएगा, रेगुलेशन जो बनाई जाएंगी, वो सारी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। ठीक है। ये जो एक्ट आपको बताएगा, इसके अकॉर्डिंग। रेगुलेशन कौन बनाता है? ये कमांडर बना सकता है। ठीक है। इसको भी आगे हम, इसको उसने कंप्लीट सेक्शन दिया है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे बेशक साथ लिख भी लीजिए कि रेगुलेशन जो है, ये बनाने की पावर किसके पास होती है, कमांडर के पास भी होती है, और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी होती है। ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। अगर आप कोई रूल बना रहे हैं, तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने बनाना है। और रूल बनाने की जो पावर होती है, वो किसके पास होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है। ये दोनों यहाँ पे आपको बताया कि रेगुलेशन बनाने की जो पावर होती है, वो किसके पास होती है, कमांडर के पास। ठीक है। ये यहाँ पे कमांडर के पास इसकी पावर होती है, और इसकी होती है फेडरल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। इसकी कमांडर के पास भी होती है, और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी होती है। इसकी जस्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन अगर कोई रूल फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, तो उसने सबसे पहले एप्लीकेशन जमा करवानी होगी ऑफिशियल गजट के अंदर। वहां पे एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद वो कोई रूल बना सकता है, और उसमें कोई भी रूल बनाना है, तो वो उसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है। फिर जब मैंने यहाँ पे रेगुलेशन बनाने की बात की, और मैंने कहा कि वो कमांडर बना सकता है, तो कमांडर ने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है फेडरल गवर्नमेंट को, या फिर ऑफिशियल गजट में। ठीक है। ऑफिशियल गजट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को उसने क्या कराना होता है, एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है। उसके बाद वो रेगुलेशन जो है, वो वहां पर बना सकते हैं। ठीक है। ये डिफाइन तक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं है, मुझे कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।